हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने जो सिक्स्थ क्लास की जो इतिहास है वो कंप्लीट की है। और हमारा जो सीरीज चल रही है इसमें एनसीईआरटी के माध्यम से, इसमें जो अपनी सेवन्थ कक्षा है, क्लास सेवन्थ है, उसका अध्याय नंबर 4 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अध्याय नंबर 4 मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य के बारे में हम जानेंगे। मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, कैसे मुग़ल साम्राज्य वो आगे बढ़ता है, कौन कौन से इसके अंदर महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर जानेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। तो आज देखिए, मुग़ल साम्राज्य के संदर्भ में हमारा जो विभिन्न प्रकार का जो एक दृष्टिकोण बना हुआ है, साम्राज्य किस प्रकार से शुरू होता है, कौन इनके संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक कौन हैं, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। क्योंकि मुग़ल साम्राज्य एक ऐसा टॉपिक है जो भी हर प्रकार के एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मुग़ल साम्राज्य आपका 6th-7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और जब तक आप इतिहास का अध्ययन करते हैं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। इतना महत्वपूर्ण मुग़ल साम्राज्य है। तो आइए शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में अपना डिस्कशन। तो देखिए, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, बड़े भूभाग पर शासन कर पाना कोई आसान काम नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते थे अलग अलग संस्कृतियों में, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती थी। इसलिए यहाँ पर इन लोगों को अपने एक छत्र के नीचे रख पाना काफ़ी कठिन कार्य था। यही वजह थी कि आप राजस्थान में विभिन्न रजवाड़े देखते हैं। वहाँ पर मारवाड़, मेवाड़, जो मेवाड़ था, मारवाड़ था, राजपूताना के विभिन्न प्रकार के जो चूरू वाला क्षेत्र है, इधर बागड़ क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अलग अलग राज्यों ने, शासकों ने अपने आप को जैसे ही केंद्र में कमज़ोर राजा दिखता अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते थे। तो यहाँ पर देखिए, अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना करने की पूरी कोशिश की और उन्होंने अपने सपने को पूरा भी किया। जो अब तक केवल एक छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था, जो साम्राज्य इतना विस्तृत होता था, ये साम्राज्य 1526 से लेकर के 1857 की क्रांति तक यहाँ पर मुग़लों ने शासन किया। 1526 बाबर, जो कि इसका संस्थापक माना जाता है, और 1857 जहाँ पर अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, जिनको कि रंगून जेल में कैद किया जाता है, वहाँ तक मुग़लों का शासन चलता है। तो इन सभी के बारे में हमारा डिस्कशन है, ये बिल्कुल विस्तार से रहेगा। तो साम्राज्य की स्थापना किया, जो कि अब तक केवल एक छोटी सी अवधियों के लिए संभव था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में, 16वीं सदी का उत्तरार्ध देखिए क्यों कहाँ से माना जाएगा, जैसे ही आपका 600 कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से सेंचुरी शुरू हो जाती है नेक्स्ट। ये आपकी 17वीं सेंचुरी मानी जाती है। कौन सी मानी जाएगी? 17वीं सेंचुरी ये मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है 16वीं सदी के उत्तरार्ध में। 16वीं सदी का उत्तरार्ध हो गया आपका 1590 के आसपास का जो दौर है। 1519 ये, या 80 से लेकर के आपका 16, ये 599 का जो दौर है, इसको बोलते हैं उत्तरार्ध। ये उत्तरार्ध यानी यहाँ से 16वीं शताब्दी अपने समापन की ओर है। ये है आपकी शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था, और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। किन्होंने? मुग़लों ने। संपूर्ण उपमहाद्वीप पर इन्होंने अधिकार किया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा इसके शासन संबंधी, प्रशासन के ढांचे तथा जो प्रशासन था उसके संबंधी जो विचार इनके दिमाग में था, उसको देख के जो विचार लागू किए वे
उनके राज्य के पतन के बाद आज भी टिके हुए हैं, यानी आज तक उनके द्वारा लागू की गई नीतियों को फॉलो किया जा रहा है भारतीय संदर्भ में। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी क्या, जो इनके शासन संबंधी व्यवस्था थी। कौन थी राजनीतिक धरोहर? जो इनके राजनीतिक के संबंधी जो विचारधारा थी, जो इनके प्रभाव थे, जो एक तरह से देखा जाए जो प्रशासन का जो ढांचा था, वो जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासकों ने अपने आप को अछूता नहीं रखा। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान कौन सा था? लाल किला। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये उसी समय की देन है, ये मुगलों की देन है। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करना ये उस समय की देन है। ये लाल किला उन्हीं का क्या था? उन्हीं की कार्यस्थली थी, उन्हीं की ये एक तरह से प्रशासन का जो मुख्य केंद्र बिंदु था, ये लाल किला था। ये लाल किला दिखा रखा है आपका यहाँ पर, देखिए। आज लाल किले पर जो भीड़ देखते ही बनती है वो उन्हीं की देन है। अब यहाँ पर आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि ये मंगोल वास्तव में जो मुगल थे, ये मुगल कौन थे? मुगलों के बारे में यदि हम जानकारी हासिल करें तो मुगल मुख्य रूप से दो वंशजों के, जो दो वंश थे उनके वंशज माने जाते हैं। दो वंश माने जाते हैं इनके अंदर प्रमुख। एक थे मंगोल, जो कि मध्य एशिया के माने जाते हैं, और दूसरे थे इराक के तुर्क, जो कि तैमूर के। तो यहाँ पर देखिए जो महान वंश हैं दो, उन वंशों के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। महान शासक वंशों के कौन कौन से थे? देखिए, माता की ओर से ये कौन थे? मंगोल। माता की तरफ से कौन थे? ये मंगोल। मंगोल शासक था चंगेज खान। चंगेज खान जो अपने कुकृत्यों के लिए जाना जाता है इतिहास के अंदर। कुकृत्य क्या होते हैं? यानी उसकी बुरी नीतियों के कारण जो उसने अत्याचार दुनिया पर किए, उनके लिए जाना जाता है। जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज किया करता था। यहाँ पर इसका शासन और प्रशासन चलता था। वहाँ के उत्तराधिकारी यानी चीन के जो चंगेज खान है, मंगोल शासक, उसका ये वंशज है माता की तरफ से। वहीं यदि पिता की ओर से देखें तो ईरान और इराक के आसपास से जो वर्तमान में किसको क्या है? तुर्क, जो तुर्की है, वहाँ का शासक था तैमूर, जिसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1404 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है तैमूर की। उसके वंशज हैं। लेकिन मुगल किसके वंशज कहलाना पसंद करते हैं? ये तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते हैं। आपने ये कुछ समय पहले जब सैफ अली खान के पुत्र हुए थे, उनके पुत्र का जो नामकरण किया गया था तैमूर, तो उस समय आपने देखा होगा कि कितना बवाल वहाँ पर मचा था, क्योंकि तैमूर जो है एक तरह से आक्रमणकारी है भारतीयों पर। सॉरी सर, एक तरह से आक्रमणकारी के तौर पर इनको जाना जाता है। तो ये जो मुगल हैं, ये अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते। मंगोल कहलवाना ये पसंद नहीं करते हैं, जबकि क्योंकि ये मंगोल कहाँ से आया? आपके दिमाग में ये मंगोल शब्द से दिल्ली का एक क्षेत्र दिमाग में आता होगा, मंगोलपुरी। मंगोलपुरी जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो नए मुसलमान जो आए थे, मंगोल से जो आए थे, उनको वहाँ पर बसाया गया था, इसलिए उस क्षेत्र को मंगोलपुरी नाम दिया गया था, जो कि आज तक वो नाम प्रचलन में चला आ रहा है। तो मंगोलपुरी जो कि दिल्ली का एक क्षेत्र है, ये उन्हीं मंगोलों का कभी आवास स्थान रहा है, आवास क्षेत्र रहा है। तो इसलिए ये जो भारतीय मुगल हैं, ये जो मुगल हैं, ये मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते। क्या कारण है? ऐसा इसलिए क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ, उसके साथ जुड़ी हुई यादें, ये सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी हुई बातें, इसलिए ये लोग मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। स्मृतियाँ मुगलों के प्रति प्रतियोगी, और ऐसी स्मृतियाँ क्या, जो मुगलों के प्रतियोगी थे उज्बेक, उनसे भी संबंधित ऐसे ही कुछ स्मृतियाँ थी। दूसरी तरफ जो मुगलों के जो तैमूर के वंशज थे, तैमूर के वंशज होने पर ये गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली के ऊपर कब्जा किया था। दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली पे कब्जा किया था। इसलिए
आपको शायद वो अभी मैंने एक बात बताई थी कि जब सैफ अली खान का जो पुत्र पैदा होता है, सैफ अली खान और करीना कपूर का, तो उसका जब नामकरण तैमूर किया जाता है, तो उस समय लोगों के अंदर काफ़ी लोगों ने इनकी इसकी चीज़ की भर्त्सना की थी, आलोचना की थी, क्योंकि तैमूर जो हैं, तैमूर का हमारे भारतीय संदर्भ में अच्छा इतिहास नहीं रहा है। उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था, इस वजह से जो भारतीय हिंदुशाही लोग हैं वो इस चीज़ से नाराज। यहीं पर देखिए तैमूर, उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र नीचे दिया गया है, जो कि 1702 से 1712 के मध्य में का है। इसमें मध्य में कौन है? तैमूर बैठा हुआ है। दाहिनी और उसका पुत्र मीरन बैठा हुआ है। दाहिनी और उसका पुत्र कौन है? मीरन, जो कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़ दादा, मतलब दादे का दादा, दादे का दादा, यानी अपने पिता के चौथी पीढ़ी में ऊपर जाकर के उसका दादा है मीरन शाह। उसके बाद अब्बू शैद बैठे हैं। अब्बू जो शैद हैं ये बाबर के दादा हैं। देखिए बाबर के दादा हैं, तो बाबर के दादा तो तैमूर की बाईं तरफ, ये देखिए अब्बू शैद कौन है? ये बाबर के दादा हैं। और बाबर के पिता कौन है? उमर शेख मिर्ज़ा। यहाँ से देखिए उमर शेख मिर्ज़ा कौन है? बाबर के पिता हैं। और बाबर के दादा कौन हैं? अब्बू शैद हैं। तो बाबर के परदादा कौन हैं? मोहम्मद मिर्ज़ा। और मोहम्मद मिर्ज़ा के पिता मीरन शाह। मीरन शाह, आपको ये शायद समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप अगर जो बाबर को लिखें, उसके बाद आप उमर शेख मिर्ज़ा लिखें, उमर शेख मिर्ज़ा के बाद आप अब्बू शैद लिखें, अब्बू शैद के बाद आप मोहम्मद मिर्ज़ा लिखें, मोहम्मद मिर्ज़ा के बाद आप मीरन शाह लिखें, तो ये एक कड़ी बनती है। तो उसकी दाहिनी ओर तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पर मुग़ल सम्राट बाबर, उनके बाद अकबर और फिर शाहजहाँ बैठे हैं। उसके दाएं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब बैठा है। ये है चित्र, देखो ये है हुमायूं, इधर से ये अब्बू शैद, इस प्रकार से ये इधर जहांगीर, अकबर, इस प्रकार से ये इनकी पूरी वंशावली दी गई है यहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया है। किन्होंने? बाबर ने। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ चित्र बनवाया। चित्र 1 को देखिए, जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। समूह में तस्वीर ये प्रस्तुत की गई है इनके माध्यम से, क्योंकि ये समूह में तस्वीर खिंचवाना, तस्वीर बनवाना, अपने वंश को आगे बढ़ाना, वंशावली का प्रदर्शन करना अपने गौरव की बात समझते थे। अब यहाँ पर देखिए मुगलों के जो सैन्य अभियान रहे हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये रहा मुगलों का सैनिक अभियान। देखिए प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, प्रथम मुगल बादशाह, प्रथम मुगल शासक या मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के अंदर प्रथम विश्व युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ। तो यहाँ पर देखिए बाबर ने कब से कब तक शासन किया? 1526 में ये युद्ध लड़ता है, 30 तक इन्होंने शासन किया। 1530 कब? जब 1494 के अंदर 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। कब? 1494 के अंदर। उसके ठीक 30 देखा जाए तो 32 साल बाद इसने पानीपत के अंदर आक्रमण किया। तो उसकी उम्र कितनी थी? केवल 12 वर्ष की आयु में देखिए क्या बन गया था? फरगना का शासक बन गया था, उत्तराधिकार इसको प्राप्त हो गया था फरगना का। वहीं पर मंगोलों की दूसरी शाखा थी उज्बेग। कौन सी थी? उज्बेग। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेगों के आक्रमण के कारण, क्योंकि उसने कहाँ पर? अफगान पर आक्रमण किया, उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। कौन सी? कहाँ की? फरगना को छोड़ना पड़ा। किसको? बाबर को। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा किया इन्होंने।
काबुल आजकल अफ़गानिस्तान की राजधानी, जिसमें आजकल ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है। यदि हाल फिलहाल की हम अफ़गानिस्तान की कंडीशन को देखें तो बहुत बुरा हाल है अफ़गानिस्तान का वहाँ पर आज के दिन। तो 1504 में अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल पर इन्होंने क्या किया, कब्जा किया। और यहीं पर इस कब्जे में क्या किया था इसने, यहीं पर इसको राजधानी बनाने के बाद इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। और उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान, 1526 में दिल्ली का सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी, को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। दिल्ली और आगरा को किस में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद देखिए तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या क्या दिया गया है। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यहाँ गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक खतरा बना हुआ था। अफगान उस समय मुगल सत्ता के लिए तात्कालिक कारण बना हुआ था। क्यों? अफगान फरगना ये वहाँ पे क्या था, उधर जो उज्बेक थे, उज्बेकों के और अहोम, जिनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 7 होगा, 8 होगा, विस्तार से जानकारियाँ मिलेंगी यहाँ पर। देखिए उधर वहीं मेवाड़ एवं मारवाड़ अध्ययनों के बारे में संबंध जानेंगे हम। इन्होंने किस प्रकार से अपने आप को मजबूत करने के लिए राजपूतों के साथ संबंध बनाने शुरू किए मुगलों ने, तो इनके बारे में हम गौर करेंगे। सफ़ाविद कौन थे? सफ़ाविद ईरान से आए थे। अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अकबर था, जो सफ़ाविद था कहाँ का, ईरान का, उसके संबंध और अकबर और हुमायूं के जो संबंध थे किनके साथ, राज, इनमें क्या अंतर आया था। देखिए अकबर ने जहाँ इनके साथ क्या किया था भाई, सुलह की नीति अपनाई थी, वहीं ईरान के जो सफ़ाविद थे उन्होंने आक्रमण की नीति अपनाई थी। क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया था? वहाँ से कुछ समय के लिए अंत हुआ था, लेकिन मलिक काफूर को जब वहाँ से वापस बुला लिया गया था, मलिक काफूर जो कि जिसको कि लाख दिनारी भी, ये की अतीत की बात है, वहाँ से मलिक काफूर के समय से ही क्या हो गया था, उधर से दक्षिण में विजय अभियान शुरू हो गए थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, वो एक सेनापति था। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ प्रयोग दिए हुए हैं। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी के अंदर आई थी। 14वीं शताब्दी में आई थी। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों के अंदर हुआ था। वहीं 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया था। कहाँ पर? पानीपत के युद्ध में। इसके 2 प्रसिद्ध तोपची रहे हैं, क्योंकि जो इसके तोपचियों की वजह से ही जो बाबर था वो युद्ध में जीत पाया था। तो 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल करता हुआ बाबर ने इनका पानीपत में पहली बार ज़बरदस्त तरीके से क्या किया था, इस्तेमाल किया था। इसके जो तोपची थे उन्होंने, तो देखिए यहाँ पर ये मुगल सम्राट और प्रमुख अभियान दे रखे हैं। बाबर ने कहाँ से कब तक कुल 4 युद्ध लड़े थे, देखा जाए तो बाबर ने 4 युद्ध लड़े। 1526 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ मैदिनी राय के साथ, और 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था। यानी इन्होंने पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर चले गए। पानी पिया, खाना खाया, चाय पी और घर चले गए। चंदेरी, चाय मतलब चंदेरी और खाना मतलब खानवा, पानी पिया पानीपत का युद्ध, और घर गया घाघरा का युद्ध। वहाँ से उसके बाद इनकी जो मृत्यु हो जाती है। तो ये 4 युद्ध जो हैं प्रमुख हैं इनके। उसके बाद हुमायूं जो कि अपने निर्वासित जीवन के लिए जाना जाता है, किस प्रकार से जो अपने पिता की जो बाबर की इच्छा थी उसके अनुसार इसने जो अपने साम्राज्य का बंटवारा किया अपने भाइयों के अंदर, वो इसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कब से कब तक? 1530 से 1540 तक 2 बार ये शासन करता है, 55 से 56 तक।
हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसका भाई था मिर्जा कामरान, जो कि बड़ा महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी होने के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया था। हुमायूं अगर फीका पड़ा तो सिर्फ और सिर्फ कामरान की वजह से, क्योंकि कामरान ने अफ़गान लोगों का साथ दिया था। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार परास्त किया था। एक बार 1539 में चौसा के युद्ध में, दूसरी बार 1540 में कन्नौज, या इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। कन्नौज युद्ध को, जो कन्नौज युद्ध था, उसी को बिलग्राम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। और ईरान के यहाँ का जो शासक था, उस शासक हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली थी। यहाँ पर कि हुमायूं ने क्या, किसके साथ मदद ली थी? जो सफ़ाविद है, ईरान का सफ़ाविद, इसकी मदद ली। उसकी मदद से देखिए क्या अंतर है। जहाँ पर ये जो मुग़ल हैं वो आक्रमण पर उतारू हैं, वहीं ईरान के जो सफ़ाविद हैं वो सहायतार्थ हैं, सहायता के लिए जाने जाते हैं। सहायतार्थ के लिए जो व्यक्ति आता था उनकी हर तरह से मदद करते थे। सफ़ाविद ने तो के जो शाह थे ईरान के, उन्होंने हुमायूं की मदद की और 1555 में उन्हें दिल्ली पर कब्जा करवाने में मदद दी थी उन्हें। अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना हुई, जिसकी वजह से जो पुस्तकालय था, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर लुढ़कने से इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार हैं लेनपुल महोदय कहते हैं कि हुमायूं अपने जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उनकी ज़िंदगी का अंत हो गया। अंत होने के बाद देखिए, जब 1556 में इनका अंत हो जाता है तो अकबर शासक बनते हैं। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। अकबर के शासनकाल को क्या क्या शासन था देखिए। पहले 1556 से लेकर के 70 तक बैरम खां के संरक्षण में, 56 से लेकर के 70 अपने जो इसका संरक्षक था बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन क्योंकि अभी नाबालिग था इसलिए बैरम खां के नेतृत्व में ही रहता है। और जो युद्ध हम पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 का जानते हैं, वो युद्ध अकबर और हेमू के बीच न होकर के वो युद्ध बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। उसने सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना, अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए थे। किसने? अकबर ने। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़, 1568 में इन्होंने आक्रमण कहाँ किया? चित्तौड़ पर। 69 में इन्होंने किया रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था, आक्रमण किया, रणथंभौर को अपने कब्जे में किया। 1570 जो है ये यहाँ पर विशेष तौर पर जाना जाता है। नागौर दरबार लगाया था अकबर ने, जहाँ पर विभिन्न शासकों ने इनकी अधीनता स्वीकार की थी। 70 से 85 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए गए थे इनके द्वारा। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी अभियान चलाए, जिनको 79 से यानी 79 से लेकर 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोहों ने और भी जटिल कर दिया, यानी इस परिस्थिति को और भी भयानक बना दिया था, मिर्जा हाकिम के पक्ष में डाल दिया था। 85 से लेकर के 1605 यानी मृत्यु पर्यंत तक। उसके बाद इन्होंने युद्ध नीति को थोड़ा सा त्यागा और सुलह की नीति को, सुलह-ए-कुल की नीति पर चल पड़े और दीन-ए-इलाही धर्म की इन्होंने रचना कर डाले, स्थापना कर डाले 82-83 के अंदर। तो देखिए, मध्य में अकबर के साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका था। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफ़ाविदों को हराया गया, कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को अपने साथ जोड़ लिया गया। इससे पहले कश्मीर जो है भारतीय हिस्सा नहीं था, तो अकबर के दौरान कश्मीर को अपने भारत में मिलाया गया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अपने राज्य में मिलाया। और इस प्रकार जो लड़खड़ाती हुई जो एक तरह से नैया थी,
अपने अंतिम वर्षों में, क्योंकि अकबर जो है बुजुर्ग हो चले थे, बूढ़े हो चले थे, ऐसे में कुछ जो इनके राजकुमार थे, ज्येष्ठ पुत्र जो सलीम, सलीम का जो नाम था पहले सलीम नहीं था, सॉरी, जो शाहजहाँ कहलाते हैं इनका नाम, जो जहांगीर के नाम से, सॉरी, जहांगीर कहलाए, इनका नाम सलीम क्यों रखा गया? क्योंकि देखिए सलीम एक क्या थे, एक पीर थे, और औरंगजेब, अकबर जो है, अकबर प्राय जो अजमेर के अंदर मेनुद्दीन चिश्ती की, शेख मेनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहाँ पर जाते थे। सलीम चिश्ती जो थे, उस सलीम चिश्ती से आशीर्वाद से इस सलीम ये पुत्र पैदा हुआ था, जिसकी वजह से इसका नाम सलीम रखा गया। आगे चलकर सलीम इतिहास के अंदर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये थी इनकी वंशावली अप टू अकबर। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो कुछ लंबी हो रही है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी जो मुग़ल साम्राज्य है, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है इसको, इसके बारे संदर्भ में जानकारी ज़्यादा हासिल करनी है, तो इसको डिटेल में पढ़ते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे की जो घटनाएं हैं उनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।